कहा यह जा रहा है कि ईरान का बड़ा कारोबार जो है वो पाकिस्तान मुंतकिल होने जा रहा है। इसके मुआशी लिहाज से क्या फ़ायदे हो सकेंगे, इस सारे मामले पर बात करते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो ज़ाहिर है ईरान के साथ अमेरिका का मुआहदा नहीं हो सका और उसके बाद अब कुछ मुआशी चैलेंजेस के हवाले से भी खदशात हैं, लेकिन ये जो ईरानी कारोबार पाकिस्तान मुंतकिल होने जा रहा है, ये जो खबरें आ रही हैं, इस पर आपका क्या ख्याल है, क्या आप तबसरा करेंगे इस पर? देखिए, एक मेरी राय जो इस्लामाबाद डायलॉग हुआ है उस पर यह है कि ये एक फर्स्ट राउंड ऑफ डायलॉग था बिटवीन टू पार्टीज जो 40 साल बाद टेबल पर आई हैं। इसको इस नज़रिए से सोचना चाहिए कि बहुत से स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से लेके न्यूक्लियर एस्पेक्ट तक, फिर जो उसके पैसे लेने की बात हुई कि इतना नुकसान हुआ है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो टेबल पर लाई गई। उसमें से कुछ चीज़ों पे आगे भी बात कही। कोई भी अगर ये सोचता था ना कि ये पहले ही राउंड में इतना बड़ा एस्पेक्ट जो है वो तय हो जाएगा, और अभी भी चूंकि हम ये ऐसा नहीं होगा कि ये बिल्कुल डिसएंगेज हो जाए। मैं एक जुमले में ये कहता हूँ कि ये जो डिप्लोमेसी है ना, ये एक मोमेंट नहीं होता, ये एक जर्नी होती है। So with a lot of support from Pakistan and others, and of course Pakistan being the linchpin in this, ये मुज़ाकरात जो हैं आगे बढ़ने चाहिए, और यही सोच लेके हमें एक इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट किया है। ऑफ कोर्स ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये कि देखें, जो ईरान है, आप ये चाहते हैं कि ये एक ट्रेड कॉरिडोर जो है, पाकिस्तान ईरान सेंट्रल एशिया ट्रांजिट कॉरिडोर और गवादर पोर्ट की इकोनॉमी, ये एक पूरा इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है जो बनना चाहिए। पाकिस्तान उसका हब होना चाहिए। इसी तरह अगर सऊदी अरेबिया से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आती है, आप इसी ज़िमन में देखें, ना सिर्फ $5 अरब की बात हुई, जिसको मैं समझता हूं कि वो एक ऐसी बात है जिससे हमें आगे बढ़ना चाहिए डिपॉजिट से। और चाहे वो रिफाइनरी की बात हो, रिफाइनरी से क्या होता है, हम क्रूड अगर पाकिस्तान में रिफाइन करते हैं तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट एक तो पाकिस्तान आती है तो एक्सटर्नल सेक्टर रिलीफ मिलती है, फिर जो हमारी डिपेंडेंस है ऑन पेट्रोकेमिकल, ये जो है वो कम होती है, और इंडस्ट्रियल डीपनिंग होती है, जिसका मतलब है कि डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल इकोसिस्टम बनता है, सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स एंड जॉब क्रिएशन। सो ये एक अच्छी चीज़ है, और लार्ज स्केल एफडीआई का एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा अगर हम इस तरफ बढ़ते हैं। तो ये भी याद रखिए कि ये जो पाकिस्तान है ना, इसमें ये बात 2019 में टेबल पे हुई थी, मैं खुद मौजूद था, $20 अरब पे रिफाइनरी की बातें हुई और सब हुआ। आज 2026 में खड़े हैं, हमें अपने गिरेबान में जाकर देखना चाहिए कि वो क्या कबातें थी, वो क्या हर्डल्स थी, वो क्या रेड टेप्स थी, और सऊदी अरेबिया ने खुद उस पर कहा वो क्या रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स थे कि हम ये काम नहीं कर पाए। सो अगर हमने इस सारे खित्ते को आगे लेकर चलना है, तो जैसे मैंने एक ट्रेड की पूरी गुफ्तगू की, मार्केट एक्सेस की बात की फॉर द लैंडलॉक्ड सेंट्रल एशिया लाइक उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान गेनिंग शॉर्टर एक्सेस टू द अरेबियन सी, ट्रेड कॉस्ट रिडक्शन की बात की मैंने सारी, फिर पाकिस्तान बिकमिंग दी, जिसे कहते हैं ना, एक तरह से फूड सिक्योरिटी हब फॉर व्हाट, फॉर द मिडल ईस्ट। डॉक्टर साहब, आप आखिरी बात ये करूंगा, पर ये करने के लिए आपको अपने एग्रीकल्चर को ठीक करना पड़ेगा। आपकी पैदावारी सलाहियत बड़ी कमजोर है, इसको ठीक किए बगैर नहीं ये सारा काम होगा। आज मौका फिर वही है कि अपना घर ठीक करें। डॉक्टर साहब, आप हमेशा ये बात करते हैं कि पहले अपना घर ठीक करें, फिर इंशाल्लाह ये ठीक हो। बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो आपने जितनी गुफ्तगू की उसमें 2-3 पॉइंट है जिसमें मैं थोड़ी सी चाहूँगा कि आप डिटेल में हमारे नाजरीन को समझाएं। सबसे पहली बात तो ये सर कि आपने ट्रांजिट कॉरिडोर की बात की, तो उसमें खुशखबरी की बात तो ये है कि पहली खेप जो है वो 10 अप्रैल को गोश्त की यहाँ से जा चुकी है। अब आप क्या समझते हैं कि ये जो कॉरिडोर है, क्या वाकई ही ये एक रीढ़ की हड्डी रखता है पाकिस्तानी मईशत के लिए? दूसरा सर ये कि हमारे दोस्त हैं शहबाज राना साहब, आप भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी ये न्यूज़ है कि क्योंकि इस जंग से पहले ईरान के और यूएई के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे जो कि अब नहीं रहे, और वहाँ पे ईरानी बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा थे, ट्रेड में बहुत ज़्यादा थे, तो वो सारा बिजनेस जो है वो पाकिस्तान में अब मुंतकिल हो सकता है। इस हवाले से आप क्या समझते हैं? ये पहले दे दें, फिर मैं अगली बात आपसे करता हूँ सर। तो देखिए ना, पहली तो मेरी बात ये है कि मैं ना किसी भी माना फ्रॉम हेवन या कोई एक चीज जो है वो तकदीर बदल दे, जैसे वर्ड्स यूज होते हैं कि ये गेम चेंजर है। गेम चेंजर कुछ भी नहीं होता। हर चीज जो है वो कंट्रीब्यूट करती है टू द इकोनॉमी। अगर एक पाकिस्तान ईरान सेंट्रल एशिया ट्रांजिट ट्रेड कॉरिडोर बनता है, पाकिस्तान हब बनता है,
पाकिस्तान की ट्रांसशिपमेंट की एक मिसाल ले लीजिए, 8,400 के करीब क्या कंटेनर हमने हैंडल किए 24 दिन में, पिछले पूरे साल में 8,400 हैंडल किए थे। बिल्कुल। सो इससे क्या पता चलता है? इससे आपको यही पता चलता है ना कि हम जिस तरह जहां पे लोकेटेड हैं, हमेशा पाकिस्तान के जियो स्ट्रेटेजिक रेंट्स की बात होती है, ऐसी लोकेशन की जहां पे इर्द गिर्द वॉर का समा रहा है, इतना अफगानिस्तान में हमने इतनी हिट ली है, हमारा एक होस्टाइल नेबर है, पर ये एक बेनिफिशियल है ना। पर आपने दुबई को बनने दिया, आपने 30 साल में कराची को कभी भी शेप अप नहीं किया, रेगुलेटरी ठीक नहीं की, निजाम वेयर हाउसिंग नहीं की, वो सारा कुछ नहीं क्रिएट किया, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे नहीं लाए, इलेक्ट्रिसिटी ठीक नहीं की, तो दुबई बन गया। अब जहां पे दुबई कम हुआ, आप वो ट्रांसशिपमेंट का हब बने। सो आखिर में बात तो यही है कि ये अपॉर्चुनिटी तो हर तरह से है, इधर से ही जैसे मैंने एग्रीकल्चर की आपको अपॉर्चुनिटी कही, जियो इकोनॉमिक पोजिशनिंग जो है पाकिस्तान की, ट्रांजिशन फ्रॉम जिसे कहते हैं ना कनेक्टिविटी हब लिंकिंग साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया एंड मिडल ईस्ट, ये तो है ना पाकिस्तान की पोजीशन। पर ये सारा करने के लिए कराची का पोर्ट जो कि अब है, गवादर जो कि फ्यूचर है, उसमें ये सारा जो पैराफिनेलिया ये बनाना पड़ेगा। क्या ये हम कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। शिपिंग, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग, इस सबको ठीक कीजिए, प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट से रेगुलेटरी निजाम को ठीक कीजिए। दूसरी बात जो आपने की है कि क्या इन्वेस्टमेंट आ सकती है पाकिस्तान, यार देखें पाकिस्तान में ना $1.5-2 अरब से ज्यादा की FDI नहीं आती, इसको जरा समझ लें। हमने इतना कुछ करके देखा है, आखिर क्यों नहीं आती? मतलब लेट्स थिंक थ्रू ना। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, रेगुलेटरी बातें अपनी जगह है, रेड टेपिज्म अपनी जगह है, जो हम वादा वहीद करते हैं उसको पूरा नहीं करते, तो फिर कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी? मतलब इन्वेस्टमेंट गोज वेयर दे फाइंड ऑल दीज थिंग्स। हम एक स्टेज पे इतनी मैक्रो इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देते हैं कि पैसे वापस ले जाने पे हम कदगन लगा देते हैं फॉरेन कंपनीज को। सो लेट्स गेट आवर हाउस इन ऑर्डर, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। 25 करोड़ का मुल्क है, इतना बड़ा हब है, इतनी बड़ी एग्रीकल्चर की बेस है, इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट की जा सकती है, इतने बच्चे मौजूद हैं, बच्चियां मौजूद हैं जो 23 साल से कम उम्र के हैं और अंग्रेजी बोल सकते हैं। सो यस, यू कैन डू ऑल दैट। डॉक्टर साहब, आपने हुकूमत के साथ भी काम किया है, आपने आलमी इदारों के साथ भी काम किया, IMF के साथ भी काम किया, वर्ल्ड बैंक का भी एक्सपीरियंस है। ये फरमाइएगा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो किस तरह से यहाँ पे उसको इस्टेब्लिश किया जाए? क्या आप नहीं समझते कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है असल वो रुकावट है, वो इसको नहीं पनपने देते? ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। सो इसका आसान हल ये है कि ये जो रेगुलेटरी ओवरहैंग होता है ना, ये एक तरह से एक, जिसे कहते हैं ना, हमने एक पाइड की स्टडी है कि 120 हमने रेगुलेटरी एजेंसीज बनाई हुई हैं। सो हाउ कैन डूइंग अ बिजनेस बी इजियर इन पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट? जो 2020 का फिर वो खत्म हो गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पाकिस्तान 108 नंबर में था 190 कंट्रीज में। सो यू कैन सी एंट्री, ऑपरेशंस रिमेन डिफिकल्ट, स्केलिंग अ बिजनेस इज द बिगेस्ट चैलेंज। अगर कोई स्केल कर रहा हो तो हम उसे कहते हैं कि शायद बिजनेसमैन सारे चोर हैं, ये भी ठीक नहीं है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन, डिजिटलाइजेशन, कंस्ट्रक्शन परमिट्स, एक्सेस टू क्रेडिट, ये इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इस सारी चीज में। और पॉलिसी साजी अच्छी का फुकदान, लोग कहते हैं ना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मैं तो वहां तक भी नहीं जाता। फुकदान अच्छी पॉलिसी साजी का, बिकॉज आपकी जितनी मिनिस्ट्रीज हैं जो, एक सेकंड मैम, जो मैटर करती हैं वो सब नॉन प्रोफेशनल हैं, आप कैसे चला सकते हैं? टैक्स कॉम्प्लेक्सिटी, कंप्लायंस बर्डन, एनर्जी की रिलायबिलिटी और कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट और लीगल डिलेज, पॉलिसी साजी की जिसे कहते हैं क्वालिटी की वीकनेस, इसी की रीजनल कंपैरिजन जब आप करेंगे वियतनाम के साथ, फार अहेड एंड अट्रैक्टिंग FDI, बिकॉज ये सारी चीजें वहां मौजूद थी। अब ये सारी चीजें ठीक करने के लिए तो आखिरी बात इस पे यह है कि आपको अच्छी ह्यूमन रिसोर्स लानी पड़ेगी। वो आप लाना नहीं चाहते बिकॉज आप प्रोफेशनल्स को स्पेस ही नहीं देते कि वो ये काम आके कर सकें। ना पैसे देते हैं, ना स्पेस देते हैं काम करने की, ना ही लीडरशिप पोजीशंस देते हैं। सो एक जिसे कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क में इसको हम चला रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को तब्दील किए बगैर ये चीज तब्दील नहीं होगी। लेकिन डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे मैं जरूर जानना चाहूँगा, मुझे ये बताएं सर कि वेस्ट में पूरे में आप अमेरिका देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, इवन UK यूरोप देख लें, वहाँ आपने अगर LLC या LLD कंपनी क्रिएट करनी है, आप 10 मिनट में घर बैठे वो कंपनी बना लेते हैं, आपका वहीं पे बैंक अकाउंट खुल जाता है, घर बैठे ही आपके सारे काम हो जाते हैं और अपना अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और नेटवर्क में आते हैं तो हुकूमत को उससे आमदनी भी शुरू हो जाती है। यहाँ पे
अगर कोई बंदा स्टार्टअप करना चाहता है तो उसको बैंक अकाउंट खुलवाना, उसके लिए कंपनी रजिस्टर्ड करवाना, उसके लिए मसाइल ये सारे जो हैं ये इतने ज़्यादा हैं। तो ये आप क्या समझते हैं, इस मामले को किस तरह से ठीक किया जा सकता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल रखा, और जब मैं हुकूमत के साथ काम करता था तो वन ऑफ द रिफॉर्म्स आई प्रपोज वाज टू क्रिएट अ वन स्टॉप शॉप। इसका मतलब ये था कि आप एक वेबसाइट पे जाएं, उसके बैक एंड पे एफपीआर भी मौजूद हो, लोकल अथॉरिटीज भी मौजूद हो, रेगुलेटरी जो ईज करने की चीजें हैं वो भी मौजूद हो, यानी कि एक फॉर्म की जो सारी इंफॉर्मेशन है, एसईसीपी भी मौजूद हो। ये जो फ्रिक्शंस हैं, इनको कहते हैं, ये जो कबाते हैं उर्दू में कहें और फ्रिक्शंस कहें, इन सब को निकाल दिया जाए। उसको बनाने के लिए हमने बड़ी कोशिश की, और फिर वो कुछ उसने शेप ली भी, बट वो कभी भी हम इतना आसान, क्लियर, प्रैक्टिकल गाइड नहीं बना सके कि हम ये चीज कर सकें। ये जो सिंपल करंट रूट है, व्हाट टू डू, यही समझाना लोगों को बड़ी। ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान के 90% कारोबार स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं,